Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 154 लैक्टेशन यील्ड्स, यानी जो हम काओ की बात कर रहे थे पीछे लास्ट लेक्चर में लैक्टेशन के हवाले से, उसके हवाले से जो इकोनॉमिकली और कमर्शियली जो हम लैक्टेशन यानी मिल्क की प्रोडक्शन लेते हैं मुख्तलिफ जो इनकी इकसाम है काउस की, उनसे वो देखेंगे वो कितनी है। ठीक है, यानी हर साल कौन सी गाय कितना दूध देती है, हमें कितना प्रॉफिट आता है, तो वो हम देखेंगे। व्हाट आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेयरी फार्मिंग, ये भी आ सकता है। सबसे पहला है लैक्टेशन यील्ड, यानी हमें लैक्टेशन कितनी मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है कॉज की जो है ये कह लें कि स्पीशीज़ हैं या नस्लें हैं जो मैं आपको से आज डिस्कस करूँगी। वो आपने क्या करनी है, इनकी जो है नेम्स भी याद रखने हैं और ये पर ईयर कितने केजी हमें दूध मुहैया करते हैं वो भी आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये इनमें से एक या दो एमसीक्यूज़ तो मस्ट आएगा आपका। तो सबसे पहले द मिल्क यील्ड ऑफ द काउ डिपेंड्स ऑन ब्रीड, यानी वो किस नस्ल की है, उसकी जितनी अच्छी नस्ल होगी तो वो उतना अच्छा दूध देगी। आपने अक्सर सुना होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन सी है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हॉलस्टेन जो है ये एक साल में 5800 केजी जो है हमें दूध देती है। दूसरी है हमारे पास जर्सी जो है ये 3400 केजी पर ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर 3400 किलोग्राम हमें दूध देती है। तीसरी है एयरशेयर, ये है हमारे पास 4000 किलोग्राम पर ईयर। और लास्ट वन है फ्रेजियन जो है वो एक साल में 5000 केजी जो है दूध देती है। और डेयरी साउथ थ्रोन जो है ये हमें देती है 4000 केजी पर ईयर। ये जो है इनकी तकरीबन सेम ही है, थोड़ी डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छी नस्ल की जो ब्रीड है, सबसे बेहतरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो है फ्रेजियन। ठीक है, फ्रेजियन जो है ये बहुत वैसे भी नस्ल दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और दूध देने में भी और वैसे भी ब्रीड में भी बहुत अच्छी है। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ये इनकी प्रोडक्शन जो है ना हर साल थोड़ी तब्दील होती रहती है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट यही हो, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टनेस इनकी बढ़ रही है वो इतनी है। तो वो ये आपने याद रखनी है। जो फ्रेजियन है, फ्रेजियन जो है में वेरी, ये एमसीक्यूज़ यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्राम 2000 केजी से लेके 12000 केजी के तक जो है ना दूध ये एक साल में पैदा करती है। ये सबसे अच्छी नस्ल की है, ये आपने याद रखना है। दीज यील्ड हैव आल्सो इंक्रीज ओवर द लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स ड्यू टू बेटर सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स। बेहतरीन सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स पे जितनी ज़्यादा आप अच्छी ब्रीड्स की सिलेक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास है लैक्टेशन यील्ड आल्सो वेरी विद कॉज एज, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। जैसे जैसे कॉज की उम्र बढ़ती है ना, उनका जो दूध देने की सलाहियत है ना, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब वो उनकी जो है एक ख़ास हद पहुँच जाती है ना, उसके बाद वो जो है उनकी दूध देने की सलाहियत कम हो जाती है। वो हम देखते हैं कब, जब उनकी एज इतने 2 साल हो चुकी हो दूध देने की। ठीक है, दूध देते हुए उन्हें 2 साल हो चुके तो उनकी लैक्टेशन 1 हो जाती है। और उस वक्त वो कितनी ज़्यादा दूध प्रोडक्शन करते हैं, 75% यील्ड देती है, 100% नहीं देती। ठीक है, यानी 50% से ज़्यादा वो दूध पैदा करती है। जब उसको दूध देते हुए 3 साल हो जाते हैं तो वो लैक्टेशन नंबर उसकी 2 हो जाती है और उस वक्त वो 85। इसी तरह करते करते जब उसकी लैक्टेशन एज जो है वो 6 साल तक पहुँच जाए, 6 साल उसे दूध देते हो जाए ना, तो उसकी लैक्टेशन 5 होगी और उस वक्त वो जो दूध देगी वो 100% देगी, यानी बहुत ज़्यादा देगी। अब 5वीं लैक्टेशन के बाद जब वो छठी लैक्टेशन पे पहुंचती है, ठीक है, यानी उसकी एज और ज़्यादा जब हो जाती है तो उस वक्त दूध देने की सलाहियत उसकी कम होती जाती है। ठीक है, यानी 1 से 5 तक बढ़ती है, फिर 5 से ऑनवर्ड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग का मतलब ये है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह हम जितना ज़्यादा बच्चा जो होता है माँ का दूध पीता है उतना ज़्यादा जो है दूध बनता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। सेम इसी तरह ना यहाँ पे भी डिपेंड हो रहा है। अगर आप मिल्क का जो है ज़्यादा उसका दुहाते हैं, ठीक है, काऊ का ज़्यादा दूध निकाल लेते हैं तो वो ज़्यादा पैदा करेगी। अगर एक दिन में 2 दफ़ा आप दूध जो है दुहाते हैं तो वो काऊ ज़्यादा दूध पैदा करेगी। अगर किसी काऊ का आप दिन में 1 दफ़ा दुहाते हैं तो वो कम पैदा करेगी। तो इससे क्या होता है, मिल्किंग एपेटाइट्स द
आर्डर ऑफ द को, जैसे ही हम मिल्किंग करते हैं यानी दूध दुहाते हैं तो वो कौ को दूध खाली कर देता है, जिससे क्या होता है विच स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेटिंग एल्वेलाई। फिर वो जब से ही वो उसके दूध के जो थने होते हैं वो खाली होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने अंदर जो दूध पैदा करने वाले एल्वेलाई होती हैं, जो थालियाँ होती हैं, जालियाँ होती हैं, उसको आर्डर देता है कि तुम क्या करो, प्रोड्यूस करो मिल्क, और तो वो और जो है मिल्क पैदा करता है। यहाँ पर वही बात उन्होंने बताई हुई है, फ्रिक्वेंटली मिल्क्ड कॉज प्रोड्यूस मोर मिल्क देन दोज मिल्क इरेगुलरली। ये MCQs के लिए आपने याद रखना है, जो ज़्यादा मिल्क जिनका हम निकालते हैं दुहाते हैं वो ज़्यादा दूध देंगी एज़ कम्पेयर टू दोज इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब यह है कि किसी गाय का आज दूध दुहाया है, फिर दो दिन जो है उसका हमने दूध नहीं दुहाया तो वो दूध नहीं देगी, ठीक है, वो कम देगी। दोज देर फॉर ए क्रॉप मिल्क 4 times a day विल प्रोड्यूस मोर मिल्क। एक गाय जिसका दिन में हम 4 दफ़ा जो है दूध दुहाते हैं वो ज़्यादा दूध पैदा करेगी देन ए कॉ मिल्क ट्वाइस, उस गौ से जो कि दिन में 2 दफ़ा जिसका हम दुहाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप दूध दुहाएंगे उसका निकालेंगे उतना ज़्यादा बनेगा। बट एक बात ये भी है कि मिल्किंग मोर देन ट्वाइस ए डे यानी दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा मिल्क उसका निकालना इज़ अनकमर्शियल का अनइकोनॉमिक। वो फिर क्या होगा, वक्ती तौर तो आपको ज़्यादा दूध देगी लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दूध देना कम कर जाएगी वो, क्योंकि 4 दफ़ा दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा हम अगर उसका मिल्क निकालेंगी तो उससे क्या होता है, जो कॉज होती हैं उनकी हेल्थ पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है और वो बीमार हो सकती हैं। और बीमारी उनको कौन सी लगेगी, एक मेमोरी ग्लैंड्स की एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं मैस्टिटिस, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, इसमें क्या होता है, जो उसके थने होते हैं ना, जो भैंस की इस तरह थने बने होते हैं ना दूध देने के, ऐसे जिसको पकड़ के आप दुहाते हैं, वो जो थने होते हैं और ये जो पूरा इसका जो थना है, थैली है दूध देने वाली, इसमें ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये उसका ब्रेस्ट जो होता है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है। फिर जब हम इसके अंदर से दूध दुहाएंगे तो दूध के साथ खून भी निकलेगा यानी वो बीमार हो जाएगी। ये बहुत ही शदीद और ख़तरनाक बीमारी है और जिनके गाय भैंसे हैं उनको तो पता ही होगा इस बीमारी का। बीमारी को हम मैस्टिटिस कहते हैं मेडिसन की लैंग्वेज में। विद मिल्किंग ट्वाइस डेली द आइडियल, यानी कि बेहतर तरीका यही है कि एक दिन में सिर्फ 2 दफ़ा आप मिल्क उसका निकालें, ये आइडियल मिल्किंग है। यानी कि 12 घंटे बाद जो है उसका मिल्क निकालें तो ये ड्यूरेशनल ठीक है उस कौ के लिए भी और आपके लिए भी। दिस गिव दी, ये क्या इसका फ़ायदा होगा, को लेस स्ट्रेस, यानी कौ के ऊपर दूध पैदा करने का स्ट्रेस कम होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यील्ड ज़्यादा अरसे के लिए देगी। अगर आप एक दिन में 4 दफ़ा उसका कौ निकालेंगे तो वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा भी नहीं रह पाएगी, वो आपको क्या देगी फिर। बट दिस गिव्स द फार्मर ए वेरी लॉन्ग वर्किंग डे एंड इज़ अनकॉमन। वो कहते हैं कि अगर किसान 12 घंटे बाद यानी दिन में एक गाय से 2 दफ़ा सिर्फ दूध लेते हैं ना, उस 2 दफ़ा दूध लेने के पीछे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी इतना कुछ खिलाना पड़ता है उनकी हेल्थ का। तो दीज इंटरवल्स आर 10 to 14 और 13 to 14 हॉट इंटरवल्स, यानी या तो जो फार्मर है वो 14 घंटे बाद दूध दुहाते हैं या 10 घंटे बाद, या कौ का 13 घंटे बाद या 11 घंटे बाद, क्योंकि उनकी गायें इतनी अच्छी नहीं होती कि वो या तो वो सही प्रोडक्शन कर रही हो तो थोड़े घंटे बाद वो दूध देना शुरू कर देती है। अगर सही से उसकी खुराक ना उसे दे रहे हो, उसकी सेहत ठीक ना हो तो वो ज़्यादा घंटे लेगी दूध पैदा करने में। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेयरी फार्म की बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दी एवरेज मिल्क कंपोजिशन। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट पेपर में आएगा, बल्कि 3 या 5 नंबर का आएगा। मुझे याद है मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था और मैं तो लाइफ स्टॉक की डॉक्टर हूँ तो इसलिए मुझे ये सारा पता है। तो इसमें आपने सबसे पहले बताना है कि मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है, जो आप दूध लाते हैं भैंस का या गाय का। और एक बात मैं और यहाँ पर आपको बता दूँ, लोग ये समझते हैं कि जो भैंस का दूध होता है वो सेहतमंदाना होता है, ठीक है, भैंस का, और कौ का जो होता है वो इतना सेहतमंदाना नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। जो कौ होती है उसका दूध ज़्यादा सेहतमंदाना होता है एज़ कम्पेयर टू भैंस, ठीक है। तो कौ का जो दूध होता है वो ज़्यादा पिया करें और ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आप छोड़िए, आपका सिलेबस के में हिस्सा नहीं है। वैसे मिल्क में क्या क्या मौजूद होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो मिल्क हम दुहाते हैं उसमें जो 87.5% आपका वाटर होता है, ठीक है।
वैसे तो जो दूध बेचने वाले होते हैं वो तो 100% ही वाटर डाल देते हैं इसमें और बेचने के लिए। खैर जो इसका मिल्क है उसके अंदर नेचुरली कितना वाटर होता है, जो दूध होता है काऊ का 87.5%, और उसके अंदर बाकी जो होती है ना टोटल सॉलिड हिस्सा, ठीक है, वाटर तो सॉल्वेंट हो गया, जो उसके अंदर सॉलिड यानी जो फैट होंगे या प्रोटीन होंगी या मिनरल विटामिन होंगी वो कितनी है, टोटल है 12.5%, ठीक है, यह हो गया दोनों। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सॉलिड में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। जो 12.5% सॉलिड है उसमें क्या क्या मौजूद है हमारे पास, उसमें 3.8% फ़ैट है, और जो उससे और ये टोटल फ़ैट है यानी मुकम्मल फ़ैट, और जो सॉलिड नॉन फैट है वो है 8.7%, ठीक है। सॉलिड नॉट फैट वो फैट है जिसमें जो कि प्योर फैट वाला ऐसा नहीं होता, सॉलिड फैट नहीं होती। सॉलिड नॉट फैट में कौन कौन से हिस्सा मौजूद होता है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तो प्योर फैट है ना, वो 3.8% जो है टोटल हिस्सा बनाती है। जो सॉलिड नॉन फैट है उसमें लैक्टोज शामिल है 4.6%, प्रोटीन शामिल है जिसे हम कैजियन कहते हैं। दूध की प्रोटीन का नाम है कैजियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ याद रखना है, जो कि अक्सर TV कमर्शियल्स में भी दिखाया जाता है। प्रोटीन कैजियन जो है 3.1% होती है। नाइट्रोजनल प्रोटीन जो होती हैं वो 0.2% होती हैं, और विटामिन और मिनरल जो होते हैं ना दूध में वो 0.8% होते हैं। याद रखें जो ये मिल्क है वो वाटर 87%, ठीक है, टोटल मिक्स सॉलिड 12% में से 3.8% वैट है, और जो सॉलिड नॉन फैट है SNF उसे बोलते हैं 8.7% होता है। 8.7% मज़ीद ब्रांचेस में तकसीम है लैक्टोज, प्रोटीन, कैजियन एंड नाइट्रोजनस प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स में। ये आपने बिल्कुल रट लेना ऐसे ही, ये जस्ट चार्ट बना हुआ है आपके ये हैंडआउट्स में, लेकिन इसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं, और मैंने ऐसे ही पेपर में चार्ट ही बनाया था और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इसमें। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायरी फार्मिंग क्या है? मिल्क यूज्ड फॉर बॉटलिंग और ड्रिंकिंग मस्ट बाय लॉ कंटेन 3.6% फैट एंड 8.5% SNF। अब वो क्या कहते हैं कि जो दूध हम पैक बोतलों में लाते हैं दुकान से, ठीक है, पीने के लिए, उसमें वो इतना ज़्यादा उसको साफ़ किया जाता है, इतना ज़्यादा उसको हीट अप किया जाता है, उसके अंदर से न्यूट्रेंट ही ख़त्म हो जाते हैं। जो हम दुकान से दूध लाते हैं वो उसमें कुछ भी न्यूट्रेंट नहीं होता उसमें। वो कहते हैं फिर भी कानूनी तौर पर उसके अंदर कितनी % जो है फ़ैट होनी चाहिए, 3.6% फ़ैट होनी चाहिए। जो SNF है ना यानी सॉलिड नॉट फैट वाला को जो है, जब मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, वो 8.5% हो, तब वो दूध जो है हेल्दी माना जाता है। अगर ये दोनों कंटेंट उस दूध में कम हो जो हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं वो हेल्दी नहीं होता। फिर क्या होता है, इसका इशू क्या है? क्रीमर्स बाय मिल्क इन मैनी डिफरेंट वेज समटाइम्स एट ए फ्लैट रेट पर kg। वो क्या कहते हैं, जो क्रीमर्स होते हैं जो दूध से क्रीम्स उतार कर घी बनाते हैं, वो मुख्तलिफ़ इलाकों से दूध इकट्ठा करके ले जाते हैं, और दूध जो होता है ना वो पर kg के हवाले से बड़ा फ्लैट रेट यानी बड़े सस्ते रेट पे वो दूध लेके जाते हैं। फिर उस दूध से क्या करते हैं, ऊपर से उसे सेंट्रीफ्यूज करके उसकी क्रीम उतार लेते हैं यानी सारी फ़ैट उतार लेते हैं। बाकी जो दूध बच जाता है उसमें तकरीबन 90% वाटर ही होता है फिर, क्योंकि उसमें फ़ैट वगैरह क्रीम की शक्ल में उतार ली जाती है। वो दूध फिर जाता है फैक्ट्रीज़ में वो जाके फिर वो प्रोसेस होता है, उसको इतना ज़्यादा जो है सेंट्रलाइजेशन किया जाता है यानी उसको जरासीम से पाक करने के लिए इतने प्रोसेस से गुजारा जाता है कि उस दूध में से हर न्यूट्रेंट ख़त्म हो जाता है। उसमें सिर्फ वो दूध की शक्ल वाइट नज़र जो है ना हमें आती है, उसमें कोई न्यूट्रेंट नहीं रहता। समटाइम्स इट मे बी 5% बटर फैट और प्रोटीन। मिल्क कंपोजिशन वेरीज अमॉन्ग डिफरेंट ब्रीड्स। ये तो मिल्क बड़ी कंपोजिशन ऊपर जो हमने पढ़ी है ये थोड़ी बहुत है मुख्तलिफ ब्रीड्स के हवाले से, यानी हर नस्ल की जो दूध देने वाली जानवर हैं उनके अंदर मिल्क की कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। द मिल्क ऑफ द जर्सी को हैज़ द हाईएस्ट बटर फैट एंड SNF कंटेंट ऑफ द एनी को। मैं ऊपर मैंने बताया था ना कि जो जर्सी को है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ़ैट होती है और SNF कंटेंट भी उसका होता है, यानी सबसे बेहतरीन दूध किस को का है? जर्सी को का, पीने के हवाले से। आल्सो द कंपोजिशन ऑफ मिल्क वेरीज ड्यूरिंग मिल्किंग, ठीक है, द मिल्किंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था ना जितना ज़्यादा आप उसका दूध दोहाएंगे उतना ज़्यादा वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तो द मिल्क एट द स्टार्ट में कंटेन 1% फ़ैट। जब हम किसी भी गाय या भैंस का स्टार्ट में मिल्किंग यानी दूध दहाना शुरू करते हैं उस वक्त उसके दूध में सिर्फ 1% फ़ैट होती है, लेकिन जैसे जैसे आपको
उसका डेली की बेसिस पे दूध दुहाना शुरू करते हैं, उसे दूध निकालते हैं, तो उसका जो फ़ैट कंपोजिशन है वो बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है 10% फ़ैट, क्योंकि दूध दुहाने की वजह से वो ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ़ैट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। एजेंसी एंड मिल्क क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यानी दूध कितना साफ़ होना चाहिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्यों उसकी एजेंसी कितनी ज़रूरी है। डर्टी मिल्क जो होता है उसके अंदर डर्ट होती है, बैक्टीरिया होते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स कैसे होती हैं, अभी हमने ऊपर एक डिजीज़ पढ़ी है मैस्टिसिस, ठीक है, उसे हम उर्दू में बोलते हैं साड़ू की बीमारी, ठीक है। अगर जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं उन्हें पता ही होगा। मैस्टिसिस में क्या होता है कि जो दूध के होती हैं ना थने भैंस या कौ के, उसको भी स्वेलिंग हो जाती है, दूध के साथ ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है जब हम दूध दुहाते हैं। तो वो मैस्टिसिस के लिए हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको बीमार शुदा जो गाय है उसको ठीक करने के लिए। तो वो जब एंटीबायोटिक्स होती हैं ना, वो फिर सिर्फ उसको भैंस को ट्रीट नहीं करती, वो उसके दूध के अंदर भी शामिल हो जाती हैं, फिर वो दूध क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है, कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम व्हेन प्रोसेसिंग। डर्टिंग मिल्क जो होता है वो अनहाइजेनिक होता है, मेकिंग मशीन्स पुअर आर मिल्क फिल्टर्स, जो जिन मशीनों से फिर वो डर्टी मिल्क डिब्बों में पैक करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तो उन मशीनों के जो होती हैं ना वो भी ख़राब हो जाती हैं। मिल्क जो फ़िल्टर्स होते हैं, जो मिल्क को साफ़ करने वाले फ़िल्टर होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर फाउंड इन मिल्क एज रेजिड्यूज फ्रॉम ट्रीटमेंट्स टू कॉज फ्रॉम मैस्टिसिस। वो यही कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स किस काऊ के दूध में होगी, वो काऊ जो पहले साड़ू की बीमारी का मरीज़ रह चुकी होगी या मैस्टिसिस की वजह से उसके अंदर एंटीबायोटिक्स रह चुकी हैं। वैन मिल्क इज़ फाउंड टू बी नॉट अप टू स्टैंडर्ड, यानी जब मिल्क इतना अच्छा ना हो, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बैड हो, पीने के काबिल ना हो, अप टू स्टैंडर्ड ना हो, इट मे बी रिजेक्टेड बाई क्रीमरी और बॉट वे लो प्राइस। वो जो क्रीम उतारने वाले या दूध के डिब्बे वाले बनाने वाले होते हैं वो फिर रिजेक्ट कर देते हैं कि हम ये दूध नहीं ले सकते, ये पहले ही किसी काम का नहीं है, और इसमें फिर उसकी प्राइस भी गिर जाती है, इस तरह फिर उसकी नुकसान होता है जो दूध बेचने वाला होता है। तो आई थिंक आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।